हेलो नमस्कार साथियों, दोस्तों, मित्रों, मेरे स्टूडेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग, शुभ सवेरा। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम लोग ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में मैं नितिन सुथार आपके सामने क्लास 10th की फ़िज़िक्स के कुछ लेक्चर लेकर आया हूं, जिनसे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अपने को उन लेक्चर्स को ध्यान से देखकर उन चैप्टर्स को क्लियर करना है और आने वाले 2020-21 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि जो हमारी साइंस की बुक है उसके अंदर 20 चैप्टर्स हैं, टोटल 20 चैप्टर्स हैं। उन 20 चैप्टर्स में हमारे 1 to 4 जो चैप्टर हैं वो तो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। चैप्टर नंबर 5 to 8 जो हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं और 9 to 11 जो है वो फिज़िक्स से रिलेटेड हैं। उसके बाद जो रेस्ट चैप्टर बच जाते हैं 12 to 20, उन चैप्टर्स के अंदर मिक्सअप है इन्वायरमेंट का, और उसी के साथ साथ आपकी स्पेस से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, साइंटिस्ट से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर है एक, और प्लांट्स से रिलेटेड हैं, उनके बोटेनिकल नेम वगैरह, साइंटिफिक नेम वगैरह का एक चैप्टर है, यानी एक मिक्सअप है। मेरा कहने का मतलब हुआ कि जो आपकी पोर्शन के अंदर क्लास 10th के अंदर जो आपका पोर्शन है कॉन्सेप्चुअल पोर्शन जो है वो है एक तो बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा है फिज़िक्स। तो बेटा बायोलॉजी 1 to नंबर 4 तक चैप्टर हैं, और ये 5 to 8 है, और ये है 9 to 11। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के ये चैप्टर हैं और यही कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है। इनमें से जो फिज़िक्स के चैप्टर हैं उनमें देखो 3 चैप्टर होंगे हमारे फिज़िक्स के। एक चैप्टर होगा लाइट यानी प्रकाश, दूसरा चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, और ये चैप्टर नंबर 11 जो है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी हमारी जो क्लास है वो बेनिफिशियल होगी, क्योंकि बाइलिंगुअल चलेगा सब कुछ। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो मैं जो आपको सबसे पहले चैप्टर करवाने जा रहा हूँ वो यही है वर्क एनर्जी एंड पावर। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, मैं आज आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ वर्क एनर्जी एंड पावर। क्या होता है वर्क एनर्जी एंड पावर, इससे रिलेटेड अपने को सारी बातें ध्यान से देखनी है। चलिए करते हैं स्टार्ट फिजिक्स का पोर्शन, चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर। सभी रेडी हैं? ठीक है, तो चलो देखते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। चलो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम वर्क है, तो हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा? वर्क होगा। कि वर्क होता क्या है, किससे रिलेटेड बात करनी है हमें? वर्क से रिलेटेड बात करनी है कि वर्क क्या होता है। देखिए, वर्क का हिंदी मीनिंग जो है वो ये है क्या कि कार्य। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि वर्क क्या होता है और किस तरीके से उसको आपको समझना है। देखिए, एक छोटी सी बात है। मैं काम कर रहा हूँ, कोई ना कोई कुछ भी काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ या चाहे कुछ भी हो, अदरवाइज जो भी वर्क हो, या किसी चेयर को आपको एक जगह से दूसरी जगह पर उठाना है, तो वहाँ क्या होगा? आपका वर्क होगा। क्यों होगा वर्क?
क्योंकि वहाँ पर दो चीज़ें, दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, और वो कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ आपको। एक तो फैक्टर जो होगा वो ये होगा कि वहाँ एक फोर्स अप्लाई होगा। क्या होगा? वहाँ एक फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स का मतलब है कोई ना कोई बल कार्यरत होगा, यानी वहाँ क्या होगा, वर्क की बात करें तो फोर्स होगा, एक तो फोर्स यानी बल, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा एक और क्या होगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो चीज़ जाएगी जब आप फोर्स लगाओगे, यानी वहाँ क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होना चाहिए, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और क्या हो गया साथ में, वर्क। अब देखो, जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि सब जगह डिस्प्लेसमेंट हो? नहीं, कुछ जगह होगा। मैं चेयर को एक जगह से दूसरी जगह उठाऊंगा, ये मार्कर है, इसको एक जगह से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा हूँ, मान लो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से बी पॉइंट तक लेके गया हूँ, तो मुझे कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ा, और उसी के साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, जिसकी वजह से अब आप एक बात को क्लियर कर लीजिए कि जहाँ कहीं भी फोर्स लगे और उस फोर्स के साथ साथ क्या हो, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो उस बॉडी में, तो वहाँ क्या होगा, वर्क होगा। यानी वर्क क्या होगा, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए, वो जो डिस्प्लेसमेंट है, वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। मान लो मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो क्या डिस्प्लेसमेंट उधर होगा? फोर्स मैं इधर लगाऊं तो क्या डिस्प्लेसमेंट उधर होगा? नहीं होगा। यानी जिस तरफ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होगा। और इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, इन दोनों के गुणा को क्या कहा जाता है, वर्क कहा जाता है। जहाँ ये दोनों चीज़ें होंगी वहाँ ऑब्वियसली क्या होगा, वर्क डन होगा या कार्य होगा। इज इट क्लियर? ओके, चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स applied and displacement in the direction of force। हिंदी में क्या बोलेंगे, बल तथा विस्थापन का गुणा ही कार्य कहलाता है, और वह विस्थापन किस दिशा में होगा, बल की दिशा में होगा। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय W। क्या होगा, W। अब इसको एक डायग्राम से भी अपने समझ लेते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। मान लीजिए कोई आपके पास प्लेन सरफेस है, क्या है, प्लेन सरफेस है। उस प्लेन सरफेस के ऊपर आपने कोई ना कोई थिंग रखी हुई है जो कि सॉलिड मटेरियल होगा, कोई ना कोई एक बॉक्स रखा हुआ है मान लो आपने, ठीक है। और उस बॉक्स पर आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट के ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। होगी कि नहीं होगी? इस डायरेक्शन में जब आप फोर्स लगाओगे, फोर्स की डायरेक्शन अगर ये हो तो क्या होगा, ये बॉक्स डिस्प्लेस होकर किसी अलग पॉइंट पर चला जाएगा, जिस पॉइंट का नाम क्या होगा, पॉइंट बी। यानी ये तो इसकी इनिशियल कंडीशन थी, ये क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन। जब इसके ऊपर फोर्स लगा दिया गया, इसके ऊपर बल कार्यरत हो चुका है। ये बात समझ में आई? अब इसने विस्थापन कितना किया, इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसने मान लो एस डिस्प्लेसमेंट किया। क्या किया, एस डिस्प्लेसमेंट किया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए फोर्स का, ये सॉरी, वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो मैंने क्या कहा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये कहा कि नहीं कहा? कहा। तो अब देखिए, वर्क डन को W से डिनोट करते हैं और फोर्स को कैपिटल F से, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका क्या है? S है। तो क्या बन जाएगा? तो क्या बन जाएगा? F इंटू S, F इंटू S, F मल्टीप्लाई बाय S। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए, F मल्टीप्लाई बाय S। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब देखिए, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें क्या होगा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग हो, यानी फोर्स क्या लग रहा हो, किसी एक डायरेक्शन में लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा हो, तो उन कंडीशंस के अंदर अपने क्या करते हैं, देखना है हमें। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। डायग्राम से समझना है, वैसा ही एक प्लेन सरफेस है जिसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक बॉक्स रखा हुआ है प्लेन सरफेस के ऊपर, और आपने क्या किया, इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाया, एक एंगल बनाते हुए फोर्स बनाया। मान लीजिए सीधा कोई प्लेन सरफेस होता है तो उसको यूं भी अगर अपने फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में भी, तो वो भी क्या लगता है, फोर्स तो इसी डायरेक्शन में एक तरीके से लगेगा, पर इसके क्या होंगे, फोर्स के 2 कंपोनेंट्स होंगे। ये तो होता है F साइन थीटा और ये होता है F कोस थीटा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने हॉरिजॉन्टल से, अपने प्लेन से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। और जब थीटा डिग्री का एंगल बनता है तो जैसे मान लो ये फोर्स है, तो ये फोर्स इस तरीके से एक तो इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट इसके होंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको साइन थीटा कहा जाता है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको कोस थीटा बोला जाता है। इसलिए इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, F कोस थीटा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हुई। अब मुझे ये बताइए कि जब आप फोर्स लगाओगे तो ये जो बॉक्स है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा या ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा? ऑब्वियसली ऐसा होगा कि ये एक प्लेन सरफेस के साथ ही यहाँ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, यानी राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, मूव कर लिया और ये कहाँ आ गया, पॉइंट B पर आ गया। कहाँ आ गया? पॉइंट B पर आ गया। मुझे ये बताइए कि इस फोर्स के 2 कंपोनेंट थे, F कोस थीटा और F साइन थीटा। इस बॉक्स को राइट डायरेक्शन में लाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट S करवाने के लिए कौन से फोर्स ने अपनी भूमिका अदा की, या कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द बॉक्स फ्रॉम पॉइंट A to B? Obviously your answer will be, absolutely your answer will be F cos theta, because F sin theta is not. Why not? Because the box is not going towards the F sin theta force the direction. Box is moving towards the F cos theta direction of the force. That is why this force is responsible for moving point A to B. ठीक है, यानी F cos थीटा रिस्पॉन्सिबल हुआ। इस कंडीशन में फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखने वाली बात है। क्या है? ये देखने वाली बात है। तो लिखेंगे फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द बॉक्स, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द बॉक्स
बॉक्स को मूव करवाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ लिखेंगे एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है भाई हमारे पास एस, कैपिटल एस, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, इतनी बात होगी। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला। सो वर्क डन यानी किया गया कार्य क्या होगा भाई? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। होता है कि नहीं होता? होता है भाई, होता है सर, होता है सर। तो फिर लिखो फोर्स का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? फोर्स का फॉर्मूला ये यूज होगा एफ कोस थीटा। एफ का कंपोनेंट कौन सा है? एफ कोस थीटा। दैट इज व्हाई फोर्स विल बी एफ कोस थीटा। थीटा कौन सा एंगल है? थीटा ये एंगल है जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में वो फोर्स बना रहा है, जिसकी वजह से हमें कंपोनेंट को डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, एफ कोस थीटा लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट एफ है, एस है। एक चीज और, तो फॉर्मूला क्या बना? W इज इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू एस। ठीक है, छोटी सी बात है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी यूज हो। क्या हो? डायरेक्शन भी यूज हो। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें सिर्फ ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड का फैक्टर होता है। ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड। अब आप पूछोगे कि सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या चीज़ें होती हैं? तो क्लियर कर देता हूँ। मैग्नीट्यूड का मतलब है कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। समझना इस चीज़ को, क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड का मतलब है कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैंने बोला कि फोर्स जो है वो मैंने लगाया, 10 फोर्स लगाया या 10 न्यूटन फोर्स लगाया। न्यूटन क्या होता है? उसका यूनिट होती है। तो बिना यूनिट के कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि मैंने 20 किलोमीटर तक बाइक चलाई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बताइए, जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने किस डायरेक्शन में या किस रोड पे या किस टाउन की तरफ या किस सिटी की तरफ मैंने बाइक चलाई, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि मैंने बाइक कहाँ चलाई है और मैं कहाँ गया हूँ। यानी उसमें सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड बताया है, उसमें आपको डायरेक्शन नहीं बताई गई है। अब मैं बोलूँ 10 न्यूटन फोर्स लगाया भाई मैंने, तो अब वो 10 न्यूटन फोर्स किस तरफ लगाया गया है? इस बोर्ड की तरफ लगाया है मैंने, या किसी वॉल की तरफ लगाया है, या आपकी तरफ लगाया है? ये तो आपको पता ही नहीं चला। इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें किसकी चीज़ की ज़रूरत होगी? डायरेक्शन की ज़रूरत मस्ट होगी। डायरेक्शन के बिना हम ये नहीं बता सकते कि फोर्स किस तरफ लग रहा है और वर्क डन किस तरफ होगा। ठीक है, इसलिए क्या कहता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का फैक्टर होता है, और स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। अब इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। इसका एग्जाम्पल जैसे देखो, आप वेट है, क्वांटिटी है कोई भी, ठीक है, और इसमें क्या होगा? फोर्स होगा एक, तो एक डिस्प्लेसमेंट होगा, एक वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन। अब मुझे ये बताइए, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल मैंने बताया वेट, तो मैं अगर बोलूं कि मैं 10 kg शुगर लेके आया हूं, आई हैव ब्रिंग 10 kg ऑफ शुगर, तो क्या मुझे डायरेक्शन बताने की ज़रूरत होगी? नहीं, कभी भी नहीं होगी। इसलिए
वहाँ डायरेक्शन का कोई फैक्टर नहीं है, दैट इज़ वाई वी डोंट हैव द यूज ऑफ डायरेक्शन, सो वी कैन से दैट दोज आर स्केलर क्वांटिटीज। ओके, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या थे, वेक्टर क्वांटिटीज थे, और वेक्टर के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट तब होता है जब कहीं भी कोस थीटा लगा हो, तो बाकी जो क्वांटिटीज होती हैं जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तो उनको पास में लिखा जा सकता है W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। क्या लिखा जा सकता है, एफ एस कोस थीटा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ साथ अपने वेक्टर क्वांटिटीज में इनको अगर शो करना चाहें तो ये तो था सीधा एफ एस कोस थीटा, क्योंकि एफ और एस को एक बार पास रख लिया। अब कोस थीटा अगर होता है तो वहाँ अपने डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा W इज इक्वल टू यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देते हैं W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी ये भी एक सेम चीज़ है और ये भी सेम ही चीज़ है, दोनों का यूज़ कर सकते हैं। एफ एस कोस थीटा और एफ डॉट एस दोनों ही सेम चीज़ें हैं, दोनों ही वर्क डन का फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैंने बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी वर्क डन का फॉर्मूला है। जो फैक्टर डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार कि किस तरीके से आपको उस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये बातें तो हुई वर्क डन से रिलेटेड। तो मुझे ये बताइए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज थी, तो क्या वर्क डन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा? ये एक सोचने वाली बात है। वर्क डन विल बी ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी? कैन यू गिव द आंसर? देखिए, वर्क डन एक टाइप की एनर्जी है। वर्क डन इज ए टाइप ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी आर ऑलवेज स्केलर क्वांटिटीज। दैट इज वाई वी विल से दैट वर्क डन इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। यानी स्केलर है, वर्क डन स्केलर है, बट उसके अंदर जो फॉर्मूला है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ओके, चलो इसको नोट कीजिए और फिर अपने बात करते हैं इसकी यूनिट की, कि क्या यूनिट होती है और क्या उसके अलग अलग केसेस हैं। एक दो केसेस और आएंगे। ठीक है जी, चलो देखते हैं आगे। एक चीज और, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तब जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, यानी वो वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें नोट कर लीजिए साथ साथ में। अब अपने बात करेंगे इससे आगे वाले केसेस की। स्पेशल केसेस, इसकी बात करते हैं। स्पेशल केसेस, ठीक है, देखो भाई स्पेशल केसेस कैसे। पहला केस क्या है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, किस में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो क्या होगा, ये रहा भाई पहला ये एग्जांपल था। फोर्स लगाएंगे इस तरफ तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इसी तरफ होगा। ठीक है, एंगल कितना होगा इसमें, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी हो गया, डिस्प्लेसमेंट एस हो रहा है डी पॉइंट तक, एंगल बन रहा है जी 0 डिग्री का। कितना एंगल है, 0 डिग्री, यानी दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है,
अब देखिए जब 0 डिग्री होगा तो हमने क्या देखा, फॉर्मूला क्या निकाला हमने, फॉर्मूला निकाला था W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। तो हमारे पास थीटा कितना है 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ हम लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा W इज इक्वल टू एफ एस, बिकॉज कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू निकालते ही इस कंडीशन में ऐसा क्वेश्चन अगर दिया हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो उस कंडीशन में हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एफ डॉट एस, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सीधा मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में हो। देखिए चीज़ों को एक एक क्लियर करते जाना है। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डायरेक्शन में कैसे होगा, देखो ये रहा आपके पास कोई ना कोई बॉक्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, फोर्स लगा रहे हो इधर, तो एंगल कितना बना थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा कैसे होता है, फोर्स लगा रहे हो इधर, डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स और हो ना वहाँ पर तो हो सकता है। आपने देखा होगा कभी भी बाइक चलती होती है या साइकिल चलती होती है बच्चों के टाइम में, आप जब बचपन में हो तो उस टाइम में आपने किया होगा ऐसी शरारतें कि जब कोई दोस्त आपका साइकिल चला रहा था और आपने फोर्स किया उसको बैक, तो फोर्स आप इधर लगा रहे थे, फिर भी वो क्या कर रही थी, डिस्प्लेसमेंट अदर डायरेक्शन में कर रही थी। उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ कोई ना कोई एक और एक्स्ट्रा फोर्स था। तो यानी केस ऐसा ही बन जाएगा जब क्या करोगे आप थीटा को 180 डिग्री पे रोटेट करोगे, फोर्स इधर लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो थीटा कितना हुआ 180 डिग्री। अब देखिए मैंने पीछे बताया कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। यहाँ क्या आएगी, देखो वर्क डन का फॉर्मूला निकालते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। होता है कि नहीं होता, होता है, हमने डिराइव भी किया। उसके साथ फिर अपने बात करेंगे एफ एस तो पड़ा है, कोस कितना है 180 डिग्री, और भाई कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है -1। तो वर्क डन की वैल्यू फॉर्मूले में लिखेंगे तो क्या होगा एफ एस इंटू -1, जिसका मतलब क्या हुआ वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू -FS। यानी वर्क डन की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई। तो क्या मैंने उस टाइम सही बोला था कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अदर डायरेक्शन में होंगे तो वहाँ पर क्या होगा नेगेटिव वर्क डन आएगा, और जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो वहाँ क्या आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट की, और वो क्या है, लास्ट है जब उन दोनों के बीच में क्या बने 90 डिग्री का एंगल बने। क्या बने 90 डिग्री का एंगल बने। चलो देखते हैं। लास्ट केस है इसका। अब वर्क डन के फॉर्मूलाज की सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी। देखो केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3, केस नंबर 3 है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर perpendicular to each other, perpendicular to each other, यानी जब बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के क्या हों लंबवत हों,
लंबवत कहते हैं परपेंडिकुलर को। देखो डायग्राम से समझते हैं बेटा। इस तरीके से आपके पास बॉक्स है, आपने इसको मूव करवाया, फोर्स लगा रहे हो, इधर मूव हो रहा है इधर, तो थीटा कितना हुआ जी? थीटा हुआ सर 90 डिग्री। कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बता देता हूँ कैसे। कोई भी चीज़ है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं स्टे कर रहा हूँ अपनी अर्थ के ऊपर, मेरे ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसका फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वैल्यू होती है mg। कितनी होती है? mg। तो मेरे ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है F = mg, और मैं साथ साथ में क्या कर रहा हूँ? मूव भी कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा हूँ। हो रहा है कि नहीं हो रहा? डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है। तो थीटा कितना बना जी? 90 डिग्री। अब निकालो सर फोर्स की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू। वर्क डन होता है सर Fs cos थीटा। कितना होता है? Fs cos थीटा। तो देखो यहाँ लगाएंगे Fs और cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। अरे ये क्या हुआ? वर्क डन = Fs × 0। तो वर्क डन क्या आया? W = 0। यानी आपको क्या पता चला कि जब आप किसी भी बॉडी पर 90 डिग्री के अकॉर्डिंग एंगल बनाते हुए फोर्स लगाते हो तो वहाँ आप वर्क डन नहीं कर रहे हो, कोई भी टाइप का वर्क डन वहाँ पर नहीं हो रहा। ठीक है, बातें क्लियर हुई? एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं सभी बातों को। पहला था वर्क डन क्या होता है, तो उसमें मैंने बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कहीं भी लगे और उसके साथ साथ अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है। फिर अपने समझा क्या कि उसके अलग अलग फॉर्मूलाज कैसे होंगे। तो एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी थी, तो उनमें डॉट प्रोडक्ट लगा और फोर्स की वैल्यू, वर्क डन का फॉर्मूला बना Fs cos थीटा। फिर हमने पढ़ा तीनों केसेस को, जब वो सेम डायरेक्शन में हो, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, तब तीनों के टाइम में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा और किस तरीके से अपने को इनको फॉर्मूलाज को आगे यूज़ करना है, उनकी बातें अपने करेंगे आगे वाले वीडियोज़ में, आगे वाले चैप्टर की जो पोर्शन आएंगे उनके अंदर। तो आप इनको नोट कर लें और साथ साथ में पढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। वो पहला टॉपिक होगा यूनिट ऑफ वर्क डन, यानी उसका मात्रक क्या है, उसको किस तरीके से मेज़र किया जाता है, उसकी यूनिट क्या है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बी विद अस, जॉइन विद अस टू सी ए डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।